नमस्कार। तो हम लोगों ने अभी तक इस पार्ट में इरकॉन मॉड्यूल इन आईपास तक देख लिए थे। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग इस तरह क्वेश्चन को लगातार ध्यान से वीडियो को सुनिएगा तो परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रहेगा और आप लोग आराम से सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस समझने की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि देयर इज अ जीई लोको से डेवलप एट रोजा फॉर मेंटेनेंस ऑफ डीजल लोको। द एक्सपेंडिचर ऑन सच मेंटेनेंस इन दिस शेड विल बी बुक्ड टू विच ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। कहने का मतलब है कि डीजल इंजनों के रखरखाव के लिए रोजा में एक लोको शेड है, तो इस पे जो खर्चा होगा वो कौन से डिमांड में से खर्च किया जाएगा। रेलवे में जो डिमांड है रेवेन्यू और कैपिटल। डिमांड नंबर 1 से 15 तक के जो डिमांड नंबर होता है वो रेवेन्यू डिमांड कहा जाता है। हालांकि डिमांड नंबर 15 अब अस्तित्व में नहीं है और डिमांड नंबर 16 को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का भी पेपर हो, तो उसके दृष्टिकोण से सभी डिमांड का नाम याद रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, आजकल क्या है कि डिमांड नंबर को सब मेजर हेड भी बोला जाता है। तो जैसे डिमांड नंबर 3 का सब मेजर हेड 1 होता है, यानी जितनी भी डिमांड है उसमें से 2 माइनस करना है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सब मेजर हेड जो है सभी डिमांड का नहीं होता है। जैसे डिमांड नंबर 1, 2 और डिमांड नंबर 15 और 16, ये 4 डिमांड का सब मेजर हेड नहीं होता है। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है कि डीजल इंजन के रखरखाव के लिए जो लोको शेड है उसमें जो खर्चा होगा तो वो कौन से सब मेजर हेड में किया जाएगा। तो अगर आप डिमांड नंबर याद कर रखें तो डिमांड नंबर 5 दे दीजिएगा, सब मेजर हेड 5, तो आंसर हो जाएगा गलत। तो उसका होगा सब मेजर हेड 3। तो जो डिमांड है, जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है, तो इसका आंसर जो है वही होगा। मोटिव पावर का जो भी मेंटेनेंस होता है वो डिमांड नंबर 5 में होता है, तो इसका तो आंसर हो गया डिमांड नंबर 5। अभी जैसे कि डिमांड नंबर 1 है, तो डिमांड नंबर 1 रेलवे बोर्ड के खर्चे होता है। डिमांड नंबर 2 में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर उसका नाम है, जिसमें जितने भी आरआरबी है, ऑडिट डिपार्टमेंट, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ऐसा नहीं कि जो जोनल लेवल पे ट्रेनिंग सेंटर है वो नहीं, जो नेशनल लेवल पे है, वो सभी के खर्चे डिमांड नंबर 2 से किया जाता है। और एक ऐसा खर्च जैसे नया वर्क है और उसका सर्वे पहले किया जाता है, फिर नई रेल लाइन बनेगी, तो सर्वे का खर्चा भी पहले डिमांड नंबर 2 में ही बुक होता है और उसके बाद जब वो काम शुरू हो जाएगा फाइनल स्टेज में तो उस खर्चे को, उस वर्क को चार्ज कर दिया जाएगा। अब इसी तरह डिमांड नंबर 3 का नाम है जनरल सुपरिटेंडेंट एंड सर्विसेज। डिमांड नंबर 4 का नाम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड वर्क्स। डिमांड नंबर 5 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर। डिमांड नंबर 6 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन। डिमांड नंबर 7 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिमांड नंबर 8 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट। डिमांड नंबर 9 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ट्रैफिक। डिमांड नंबर 10 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फ्यूल। डिमांड नंबर 11 स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज। डिमांड नंबर 12 का भी नाम मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेज है, यानी 2 डिमांड है, डिमांड नंबर 2, डिमांड नंबर 12, उसका नाम मिसलेनियस है। डिमांड नंबर 13 में पीएफ पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट है। डिमांड नंबर 14 एप्रोप्रिएशन टू फंड। एप्रोप्रिएशन 2 फंड के लिए होता है, पेंशन और डीआरएफ के लिए। और डिमांड नंबर 15 जो अभी नहीं है, डिविडेंड पेमेंट टू जनरल रेवेन्यू। और 16 में तो एसेट्स एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड रिप्लेसमेंट। तो ये सभी डिमांड के
नाम है और सभी डिमांड का नाम जो है सो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IRR? IRR, चलो इसका आंसर यही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। 19 नंबर में है द एस्टेब्लिशमेंट चार्ज ऑफ ऑडिट ऑफिस। ऑडिट ऑफिस के खर्चे कौन से चार्ज होता है? वोटेड होता है या चार्ज एक्सपेंडिचर होता है? दो ही प्रकार का एक्सपेंडिचर है, वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर। तो जो ऑडिट डिपार्टमेंट के खर्चे होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ फिर वही डिमांड नंबर का नाम आ गया। अभी हमने जब ये 17 नंबर का क्वेश्चन देखे थे तो उसमें भी डिमांड नंबर का नाम था, और अगला क्वेश्चन ये 20 नंबर में भी डिमांड का नाम है। तो इसमें क्वेश्चन है कि इन रेलवे कॉलोनी देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर सीपेज इन द स्टाफ क्वार्टर विच रिक्वायर इमीडिएट रिपेयर वर्क। The work so proposed by the engineering department should be charged to which of the following demand? तो रेलवे कॉलोनी में जो स्टाफ क्वार्टर में पानी टपकने की समस्या है जिसके लिए तत्काल मरम्मत कार्य की आवश्यकता है, तो उसको कौन से डिमांड में बुक किया जाएगा? तो उसका होगा डिमांड नंबर 11। अब जैसे इसमें डिमांड नंबर 4 है तो इसका तो रिपेयर मेंटेनेंस परमानेंट वे है। डिमांड नंबर 3 है तो डिमांड नंबर 3 जनरल सुपरिटेंडेंट एंड सर्विसेज है। डिमांड नंबर 12 मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेज है। तो इस तरह भी आप 2-4 का भी नाम एक दूसरे करके आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EBR? EBR का फुल फॉर्म क्या होता है? EBR का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। बजटरी रिसोर्स। तो अब ये जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स है ये क्या है? रेलवे के पास जो बजट के रिसोर्स है वो दो टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल रिसोर्स जो होता है वो रेलवे अपने रेवेन्यू से फंड का निर्माण करती है, जैसे बहुत सारे फंड है, DF, DRF, CF, ये सब। लेकिन इस सब के अलावा अगर हम कोई भी काम बाहर से करवाते हैं, बाहर से फंड की आवश्यकता होती है और जिसके लिए बजट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस तरह के फंड को कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। अतिरिक्त बजटीय संसाधन, मतलब जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स है इसके अलग अलग टाइप है। जैसे एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स P होता है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दूसरा होता है EBR-IF, इसका भी फुल फॉर्म आता है। इसमें तो EBR का ही खाली पूछा हुआ है, लेकिन बहुत जगह EBR-IF का भी आता है। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। और तीसरा होता है EBR-IRFC, इंडियन रेलवे एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये और इसके जो एलोकेशन का सोर्स है 82, 83, 84। जैसे कैपिटल का 20 है, DRF का 21 है, इसी तरह इसका भी जो है सो कोड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अ बोर्ड ऑन अकाउंट रिक्वायर ऑथराइजेशन ऑफ। जो लेखा अनुदान के लिए निम्नलिखित में से किसके प्राधिकार की आवश्यकता होती है? देखिए दो एक्सपेंडिचर भी होता है, एक वोटेड एक्सपेंडिचर, एक चार्ज एक्सपेंडिचर। पहले वाले वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी कर रखा है। तो वोटेड एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट से स्वीकृति ली जाती है उसको वोटेड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। चार्ज एक्सपेंडिचर जो प्रेसिडेंट महोदय से स्वीकृति ली जाती है। अब तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविड फॉर द डिटेंशन ऑफ गुड्स एट अ रेलवे प्रेमिसेस आफ्टर द एक्सपायर ऑफ फ्री टाइम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टेशन आउटस्टैंडिंग। तो खाली समय की समाप्ति के बाद रेल परिसर में माल रोकने के लिए कौन सा शुल्क लगाया जाता है? इसके जो उसको चार्ज लगता है उसको वारफेज चार्ज कहते हैं। वारफेज चार्ज क्या है? वारफेज चार्ज शुड बी लेविड ऑन गुड्स और कंसाइनमेंट नॉट रिमूव्ड फ्रॉम रेलवे प्रेमिसेज
आफ्टर द एक्सपायर ऑफ फ्री टाइम, जो उसको फ्री टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में आप यहाँ से ले जाओ, तो इस के बाद भी अगर नहीं उठाता है तो उसको वारफेज चार्ज लगता है। उसको हिंदी में कहते हैं स्थान शुल्क, जो है उसको वारफेज चार्ज लगेगा। और डैमरेज चार्ज लगता है कि जब कोई सामान आ गया और वो जो है सो डब्बे में से नहीं हटा रहा है, जो गुड्स वैगन का है उसमें से नहीं हटाया जा रहा है, तो उसके लिए डैमरेज चार्ज लगता है। डैमरेज चार्ज is the charge levied for detention of rolling stock beyond the permissible free time। रेलवे प्रमिसेस से अगर कोई सामान नहीं उठा के ले जा रहा है, मतलब अनलोडिंग करने के बाद भी नहीं ले जा रहा है, तो उसको वारफेज चार्ज कहा जाता लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सस्पेंस बैलेंसेज। सस्पेंस बैलेंसेज जो है सो क्या हो सकता है? डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता है। तो रेलवे में जो भी अकाउंट्स में सस्पेंस बैलेंस डील होता है, तो सस्पेंस बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे डेबिट क्या क्या हो सकता है, तो जो आरआईबी है, रेमिटेंस इनटू बैंक, आरआईबी को बोलते हैं रेमिटेंस इनटू बैंक। रेलवे में जितनी भी आमदनी होती है उसको देखने के लिए, वॉचिंग करने के लिए जो सस्पेंस अकाउंट चलाया जाता है उसको रेमिटेंस इनटू बैंक कहते हैं। तो यह हमेशा डेबिट होता है। MAR है मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू, तो वो हमेशा डेबिट होता है। मिसलेनियस एडवांस कैपिटल वो हमेशा डेबिट होता है। ट्रैफिक, क्योंकि वो आमदनी हो रहा है तो वो हमेशा डेबिट होता है। डिमांड रिकवेबल, पैसा किसी से लेना है, वो हमेशा डेबिट होता है। और स्टोर इन स्टॉक, स्टोर इन ट्रांजिट, WMS वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, यह भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और कैश इन ट्रांजिट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरह क्रेडिट बैलेंस कौन कौन सा होता है? चेक एंड बिल्स, जो जिससे रेलवे किसी को पैसा दे रही है चेक्स एंड बिल्स के थ्रू, तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। डिमांड पेबल, यानी खर्चा वाला जो भी है सब क्रेडिट बैलेंस होगा। लेबर, डिमांड पेबल और लेबर सस्पेंस एक ही चीज़ है सैलरी का। परचेज सस्पेंस, सेल सस्पेंस, डिपॉजिट, ऑल, ये सभी जो है सो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इस तरह सस्पेंस बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है DSR स्टैंड फॉर। अब DSR स्टैंड फॉर दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट भी एक चलता है, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, चलिए ये हो सकता है। अब इसमें है कि पार्ट A ऑफ द ट्रैफिक बुक डिनोट, ट्रैफिक बुक के पार्ट A क्या डिनोट करता है? पहले तो ट्रैफिक बुक क्या है, तो ट्रैफिक बुक के बारे में हम लोग अलग दूसरे वीडियो में बात तो किए थे, लेकिन फिर भी इसमें भी बात करते हैं। ट्रैफिक बुक जो है अकाउंट्स कोड के चैप्टर, अकाउंट्स कोड पार्ट 2 के चैप्टर 32 में है। 32वें अध्याय में अकाउंट्स कोड वॉल्यूम 2 के में ट्रैफिक बुक के बारे में है। तो ट्रैफिक बुक क्या है पहले ये जानना जरूरी है। ट्रैफिक बुक is a compilation which collects and bring to account under the prescribed head coaching, goods and sundry other earning the whole of the traffic earning of a railway, both local and through local whether accrued at station और otherwise। यानी ट्रैफिक बुक एक संकलन है जिसमें संग्रह किया जाता है, और जहाँ से भी आमदनी हो रही है, आमदनी रेलवे में 3 हेड से होता है, कोचिंग से, गुड्स से और सन्ड्री से, उसको एक जगह जो कंपाइल करके रखते हैं, चाहे वो आमदनी लोकल हो या थ्रू हो। लोकल इट मीन्स एक ही रेलवे के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की जो आमदनी होती है उसको लोकल कहते हैं। मतलब जो लोकल में ओरिजिनेट भी वहीं हो गया उसी रेलवे के अंदर और ख़त्म भी उसी रेलवे में हो गया, तो उसको लोकल कहा जाता है। और थ्रू मतलब एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच जो आमदनी होगी, तो ये सभी आमदनी को जहाँ लिखा जाता है वो ट्रैफिक बुक है। ट्रैफिक बुक के 4 पार्ट होता है। ट्रैफिक बुक के 4 पार्ट को, जो पार्ट के नाम है, वो पहला नाम है स्टेशन अकाउंट। पार्ट A में होता है स्टेशन अकाउंट। तो यहाँ पर यही था ना क्वेश्चन कि पार्ट A का नाम क्या है, तो पार्ट A का नाम है स्टेशन अकाउंट। इसके बाद यह जो एडजस्टमेंट और डिवीजन सीट है ना, यह पार्ट B है। और लेजर अकाउंट ऑफ द होम रेलवे, यह पार्ट C है।
यह जो है सो पार्ट सी है। और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अर्निंग एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज, यह जो है सो पार्ट डी है। तो ये अगला क्वेश्चन है, फॉयस का फुल फॉर्म बताइए। तो फॉयस का फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रेट जो भी यह जो एप्लीकेशन है टू ट्रैक एंड मॉनिटर द मूवमेंट्स ऑफ वैगन, जो भी गुड्स वैगन जो मूवमेंट करती है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ऑपरेशन सिस्टम चलता है, फ्रेट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह जो है सो फर्स्ट began as an application to track and monitor the movement of wagons, locomotives and unit train. Now it is a complete management module for freight trains handling the billing and revenue collection. आजकल इस एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़, ये सभी रेवेन्यू कलेक्शन वाला भी काम इस पे हो रहा है। तो यानी अभी प्राइमरी यूनिट क्या रेफर करता है, प्राइमरी यूनिट से क्या पता चलता है, तो जो प्राइमरी यूनिट है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर का पता चलता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर प्राइमरी यूनिट क्या है, जैसे रेवेन्यू के प्राइमरी यूनिट अलग होता है और कैपिटल के प्राइमरी यूनिट अलग होता है। जैसे सैलरी का PU 01 है, DA का 02 है, PLV का 03 है। इस तरह सभी जितने प्रकार के एक्सपेंडिचर, जितने टाइप का एक्सपेंडिचर है, सभी का एक प्राइमरी यूनिट दिया गया है। तो प्राइमरी यूनिट से हमको ये पता चलता है कि ये एग्जैक्ट किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है। सपोज कि डिमांड नंबर 3 में, डिमांड नंबर 4 में एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो डिमांड नंबर 4 में बहुत सारे माइनर हेड है, सब हेड है, तो उसमें तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हाँ ये पता चलेगा कि ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, लेकिन इसे एग्जैक्ट किसी एक पार्टिकुलर चीज़ का पता करना है कि सैलरी में कितना खर्चा हुआ ऑफिस में, पूरे जोनल रेलवे में सैलरी में कितना खर्चा हुआ, पूरे जोनल रेलवे पे DA में कितना खर्चा हुआ, तो वो प्राइमरी यूनिट से पता चलता है। तो प्राइमरी यूनिट को ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि री एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड इज विद इन द पावर ऑफ। री एप्रोप्रिएशन करना है अगर एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में, तो वो पावर किसके पास है, तो ये पावर जो है रेलवे बोर्ड के पास है। री एप्रोप्रिएशन करने का पावर या तो रेलवे बोर्ड के पास है या जनरल मैनेजर GM साहब के पास है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंट है, तो इसमें पार्लियामेंट से इसमें नहीं है ऐसा। रीअप्रोप्रिएशन होता क्या है, रीअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई फंड जो ओरिजिनली असाइंड हुआ था जो भी एक्सपेंडिचर करने के लिए ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू सप्लीमेंट द फंड सैंक्शन फॉर अदर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले असाइन हुआ किसी और चीज़ के लिए, अब वो खर्चा हो रहा है किसी और चीज़ में। तो ये किस परिस्थिति में हो सकती है, मान के चलिए कि अब पैसा जिस चीज़ के लिए दिया गया वो खर्चा बच गया, तो खर्चा बच गया तो अब चलो उसको दूसरी चीज़ में खर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सिंपल इसको एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए कि किसी के पिताजी हैं, उन्होंने 1000 रुपया अपने बच्चे को दिया घूमने फिरने के लिए, उसमें बाइफरकेशन किया गया कि 300 रुपया ट्रांसपोर्ट में खर्च होगा, 300 रुपया फूड में खर्च होगा, 300 रुपया रहने में खर्च होगा, 100 रुपया मिसलिनियस खर्च होगा। लेकिन सन जो है सो उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाउएवर द सन जो है परमिटेड टू रीअप्रोप्रिएट द अमाउंट एज पर हिज नीड, जैसे उसका आवश्यकता है तो उसे आवश्यकता के अनुसार उनके लड़के चेंज कर सकते हैं। फूड वाले खर्चा मान के चलिए उसको 300 रुपया का नहीं खा के 200 का ही खाया, लेकिन एकोमोडेशन उसको 500 रुपया में खर्च हो गया, 500 रुपया लग रहा है, तो वो 200 रुपया उधर एडजस्ट कर सकता है। तो ऐसे रेलवे में भी होता है, तो इसको रीएप्रोप्रिएशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो होल ऑब्जेक्ट जो है सो इज टू इंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो आपका जो उद्देश्य है पहले से ही तय होना चाहिए ताकि फंड का इधर से उधर ना हो करना पड़े। तो इस तरह जो इसका कोडल प्रोविज़न है फाइनेंस कोड के वॉल्यूम 1 में 375 से लेके 381 तक में इसके बारे में जानकारी है, अगर रीअप्रोप्रिएशन के बारे में डिटेल जानकारी लेना है तो। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर ओपन टेंडर इन वर्क्स टेंडर कैन बी रिड्यूस बाय एग्जीक्यूटिव विद फाइनेंस कंकरेंस अप टू।
जो वर्क्स टेंडर है ओपन टेंडर के मामले में, उसमें जो टेंडर की सूचना अवधि है उसको फाइनेंस की सहमति से कितना क्या कम किया जा सकता है। जो लार्ज ओपन टेंडर है उसका नोटिस पीरियड 30 डेज का होता है, और जो ओपन टेंडर जो 1 करोड़ तक का है, मतलब 1 करोड़ तक का जो टेंडर है उसको 30 डेज से रिड्यूस करके 21 डेज किया जा सकता है। वो 30 दिन तक है। 1 करोड़ तक के टेंडर को 30 दिन से 21 दिन तक में रिड्यूस किया सकता है, लेकिन SAG ग्रेड के ऑफिसर से अप्रूवल लेना होगा। और जो टेंडर 2 करोड़ तक का है उसको 30 दिन से रिड्यूस करके 14 डेज तक लाया जा सकता है। तो यानी जो इसका आंसर होगा 14 डेज होगा, कि वर्क स्टैंडर्ड को 14 डेज तक रिड्यूस किया जा सकता है, और इसमें भी अप्रूवल जो है SAG अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो लिमिटेड टेंडर होता है उसका जो नोटिस पीरियड है वो 14 डेज का होता है। जो कोटेशन है वो 7 दिन का होता है नोटिस पीरियड, और जो कोटेशन अर्जेंट केसेज के हैं उसका नोटिस पीरियड 3 दिन का होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दिन वाला आता है कि कौन से टेंडर कितने दिन का होता है, तो लार्ज ओपन टेंडर 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है। 1 करोड़ तक के टेंडर ओपन टेंडर ही है पर उसको रिड्यूस किया जा सकता है 21 दिन तक, और 2 करोड़ तक के टेंडर को रिड्यूस किया जा सकता है 14 दिन तक, और लिमिटेड टेंडर का नोटिस पीरियड ही 14 दिन तक है, उसको रिड्यूस करने की कोई बात ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ओपन टेंडर को ही दिन को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अ पार्ट हैज कम फॉर एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी विजिट, सच एक्सपेंडिचर विल बी मेंशन इन विच पार्ट ऑफ मॉडल SOP 2018। जैसे कि एक मॉडल SOP है, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर कहा जाता है। तो जो मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर है उसमें जो है सो पार्ट बना हुआ है। जैसे पार्ट A में वर्क्स है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से कौन पार्ट में आता है। तो जैसे पार्ट A वर्क्स मैटर है, और इसी तरह जो है सो एस्टेब्लिशमेंट मैटर जो है पार्ट F में है, एस्टेब्लिशमेंट मैटर। और जो है सो ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस जो है सो पार्ट C में है, और कमर्शियल मैटर जो है सो पार्ट E में है। ये D वाला का पार्ट ही है। कहने मतलब ये है कि सभी पार्ट का नाम भी याद रखना है कौन किस पार्ट में, ये इस तरह के भी प्रश्न आ सकता है। तो पार्ट A में वर्क्स, पार्ट B में मेडिकल, पार्ट C में मिसलेनियस, पार्ट D में स्टोर, पार्ट E में कमर्शियल, पार्ट F में एस्टेब्लिशमेंट, और पार्ट G में सिक्योरिटी यानी RPF। तो ये सभी पार्ट इसमें मिसलेनियस खर्चा हो गया। जैसे कि इसमें पहले से पता वर्क्स मीटर में वर्क का ही काम का जो खर्चा होगा वो वर्क्स मीटर में होगा। एस्टेब्लिशमेंट मीटर में एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड खर्चा होगा, कमर्शियल मीटर में कमर्शियल रिलेटेड। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी विजिट करने के लिए आएंगे तो इसका जो खर्चा है वो मिसलेनियस मैटर में जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा पार्ट C। अब जैसे कि एक आध बात है कि भाई MSOP मॉड्यूल शेड्यूल ऑफ पावर जो है सबसे पहले रिलीज हुआ था अगस्त 2017 में। 2017 में सबसे पहले रिलीज हुआ था, और उसके बाद लेटेस्ट जो रिलीज हुआ है यानी अभी जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है वो जुलाई 2018 में है कि इन केस ऑफ सेफ्टी आइटम फाइनेंस वेटिंग और परचेज ऑर्डर आर रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू इज मोर देन। सेफ्टी आइटम के लिए कोई भी फाइनेंस रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। सुरक्षा वस्तुओं के मामले में कोई भी रिक्वायर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि DRM हैज़ द पावर टू डिस्पेंस विद द कॉलिंग ऑफ टेंडर फॉर वर्क्स विच ऑफ अर्जेंट नेचर। DRM के ये जैसे कि टेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ही मॉडल SOP में वर्क्स मीटर में होगा। तो DRM के पास कितने तक के पावर हैं? DRM, ADRM या SAG लेवल के जो अधिकारी होते हैं तो अप टू 10 लाख पर केस फॉर ऑल वर्क्स, इंक्लूडिंग वर्क्स डायरेक्टली रिलेटेड टू
सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन और विद एनुअल लिमिट है 1.2 करोड़। तो डीआरएम के पास जो है डिस्पेंसिंग का जो पावर है वो 10 लाख है पर केस। वैसे इस तरह के क्वेश्चन को एक बार अपने तरफ से भी चेक करना होता है, क्योंकि पावर कम ज़्यादा नए नए सर्कुलर के साथ होते रहता है। क्वेश्चन है TWFA मतलब क्या होता है। TWFA का मतलब होता है ट्रांसफ़र विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। TWFA का मतलब होता है ट्रांसफ़र विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। तो ये क्या है ट्रांसफ़र विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। पहले जब शॉर्ट नोट वाला सिस्टम था तो ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि TWFA के बारे में लिखिए। तो ये जो ट्रांसफ़र विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट है यह रिलेटेड होता है रोलिंग स्टॉक से। तो रोलिंग स्टॉक का ट्रांसफ़र जब एक रेलवे से दूसरे रेलवे या दूसरे रेलवे के यूनिट के बीच होता है तो उसमें क्या है कि जेबी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, जनरल एंट्री नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बार उसका ऑलरेडी बजट हो चुका रहता है, जेबी बन गया रहता है, तो बजट इफेक्टिंग ना हो तो इसलिए जनरल एंट्री की रिक्वायर्ड नहीं होता है। और जो रेजिंग होता है डेबिट और अनदर यूनिट इज नॉट रिक्वायर्ड, डन ओनली थ्रू एडजस्टिंग इनटू द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द टू रेलवे। तो सिर्फ बुक्स के फाइनेंशियल एडजस्टिंग में दिखाया जाता है। और द अमाउंट सिंपली एडेड अप इन द ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर ऑफ यूनिट टेकिंग ओवर द एसेट्स एंड डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम द ईयर ऑफ द यूनिट सरेंडिंग द एसेट्स। ये ऐसा क्यों है, इसके क्या पर्पस है, क्या एडवांटेज है TWFA के। तो जो पहला एडवांटेज है कि टू अवॉइड इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट एंड बजटिंग। वही जो बजट पहले से खर्चा हो रखा है तो उससे फाइनेंशियल बजट इफेक्ट न हो। दूसरा है टू रेक्टिफाई द प्रोग्रेसिव बैलेंसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑलरेडी क्लोज्ड। और CIC का फुल फॉर्म क्या है। CIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी यहाँ पर फिर जो एनेक्चर पूछ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के एनेक्चर, हम पहले इसी पार्ट के पहले वाले वीडियो में भी सभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट एनेक्चर के बारे में जाने थे। तो एनेक्चर बी में क्या है, तो एनेक्चर बी में है अंडर चार्जेज। ये वाला है एनेक्चर बी में है अंडर चार्जेज। टोटल 10 एनेक्चर है। सभी एनेक्चर का नाम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी एनेक्चर है सभी का नाम याद रखना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे क्या कहते हैं वो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी बजट मिलता है, सिंपल भाषा में जो भी बजट मिलता है और उसके अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको कंपेरिजन करके जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है और PSC के समक्ष जो प्रस्तुत की जाती है उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। एनेक्चर ए में एक्सपेंडिचर हेल्ड अंडर ऑब्जेक्शन, कोई भी ऐसा है अनसेंक्शन एक्सपेंडिचर को कहा सकता है। एनेक्चर बी में अंडर चार्ज है। एनेक्चर सी में रेमिशंस एंड एमेंडमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू। एनेक्चर डी में एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्टेड ओपन लाइन वर्क एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। एनेक्चर ई में है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक लाइन। एनेक्चर एफ में है एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल क्रेडिट और रिकवरी। एनेक्चर जी में है कंपाइलेशन ऑफ ब्लॉक अकाउंट। एनेक्चर एच में है लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया पेमेंट। एनेक्चर आई में है इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशंस। एनेक्चर जे में है मिस क्लासिफिकेशन एंड मिस्टेक डिडक्टेड। और एनेक्चर के में है डिफेक्टिंग इन बजटिंग सिस्टम। तो इस तरह सभी एनेक्चर का। अभी सस्पेंस है डिपॉजिट मिसलेनियस। डिपॉजिट मिसलेनियस जो है सो हमेशा क्या होता है, तो डिपॉजिट मिसलेनियस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। MAR हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये भी होता है DMR और MAR। तो DMR MAR में क्या है कि MAR जो है सो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और डिपॉजिट मिसलेनियस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, अभी हमने सभी डिमांड का नाम ऑलरेडी इसी वीडियो में बोल रखे हैं तो आप लोग उसको सुनिए। तो जो एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल है वो डिमांड नंबर 10 में बुक होता है, डिमांड नंबर 10 में होता है। और 39 में है विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी।
मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो SF5 यूज़ किया जाता है। अब जो है जैसे SF1 में ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है, SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है, SF2 ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन होता है, SF3 नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, SF4 ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, जब सस्पेंशन को रिवोक किया जाएगा तो SF4, SF5 तो हो ही गया मेजर पेनल्टी SF6 जो है रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, SF7 अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, SF8 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, SF9 कुछ नहीं, SF10 डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग और SF11 जो है माइनर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वेरीड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एट द टाइम सेम रेट फॉर इंक्रीज इन क्वांटिटी अप टू। मतलब ये है कि कार्य के दौरान अगर किसी के दर में कमी या ज़्यादा करना हो तो वो परसेंटेज क्या हो सकता है, तो वो परसेंटेज जो है 25% होगा। ये जो है सो आप GCC जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं। जो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो पैरा 42 है उसमें लिखा हुआ है कि unless otherwise specified in the special condition of the contract, the accepted variation in quantity of each individual item of the contract would be up to 25% of the quantity originally contracted, except in case of foundation work को छोड़कर। तो 25% है, वेरिएशन जो होता है वो 25% होता है। कार्य के दौरान अगर कोई भी उसमें चेंजिंग हो गया तो 25% तक उसी रेट में करना होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा जो 2A का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल है 2A का अलग अलग रेलवे का उस पर देख लेंगे। फिर जो अभी 3A का पेपर हुआ तो 3A का पेपर का भी विश्लेषण किया जाएगा। और अभी तक जो LDC का पेपर हुआ है, इवन दूसरे डिपार्टमेंट के भी जो LDC का पेपर हुआ है उसमें जो अकाउंट पोर्शन है तो उस पर भी डिटेल्स चर्चा अगले वीडियो में जैसे जैसे समय मिलेगा तो हम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।